नमस्कार, मैं हूं नेहा और मैं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो राष्ट्रपति शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा एक पुरानी वीडियो का रिलेट करा देती हूँ ताकि आपको ये आसानी आए समझने में। और ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने लेक्चर 17 में पढ़ा था कि सरकार के अंग, ठीक है, पिलर ऑफ गवर्नमेंट की सरकार के क्या स्तंभ हैं। तो वो तीन थे, हैं जो कि तीन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो ये विधायिका है वो जो कानून बनाती है उनको लागू करना। न्यायपालिका का काम है अगर इन दोनों के बीच में कुछ जो मतभेद होता है या कोई कानून है उसकी जांच करना कि भाई ये सही कानून बनाया है कि नहीं, इन्होंने संवैधानिक तरीके से बनाया है कि नहीं, और ये सही से इन्होंने संवैधानिक तरीके से लागू करा है कि नहीं, इस चीज की जो जांच करना वो जाता है हमारा न्यायपालिका के अंदर। तो अब ये तीनों स्तंभ आपको समझ आ गए होंगे और मैं पहले वीडियो नंबर 17 में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका जो लागू करने वाले, अब ये केंद्र में भी है राज्य में भी है, ठीक है। तो देखिए केंद्र में कौन कौन है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री परिषद, केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, जो IAS IPS होते हैं, और महान्यायवादी। तो देखिए सीधा क्वेश्चन इन्हीं से बन सकता है आपको, अगर वो UPSI के एग्जाम में मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट वाले जो ऑप्शन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ये ऑप्शंस दिए हो सकते हैं कि जो केंद्र की कार्यपालिका है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें क्या क्या आता है। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए हो सकते हैं, आप उसमें से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आती है हमारी राज्य के स्तर पे, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और प्रांत के अधिकारी और महाधिवक्ता, ठीक है। ये हम सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और लेजिस्लेचर में क्या आता है हमारा, विधायिका में आता है हमारा केंद्र में और राज्य में। तो संसद आती है केंद्र में और राज्य में आता है हमारा विधानमंडल। तो इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें हमारे राष्ट्रपति जी भी आते हैं। तो हम ये दोनों तो अब तक पढ़ चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य स्तर पे अभी हमने राष्ट्रपति, आज हम शुरू करेंगे। और राज्य स्तर पे आते हैं विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं ये दोनों, और गवर्नर बचते हैं, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या है और क्या क्या चीज किसके अंदर पढ़नी है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कार्यपालिका होते हैं ना, कुछ इसमें से इस विधायिका वाले का ही हिस्सा होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो राष्ट्रपति जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और प्रधानमंत्री लोकसभा, राज्यसभा जहां से भी चुन के आएंगे उसके संसद के हिस्से होंगे। और मंत्री परिषद जी, जैसे कि आप जो भी हमारे मंत्री परिषद है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो इन्हीं से तो आते हैं, विधायिका से जो इलेक्शन होके आते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, इन्हीं में से तो वो आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो विधायिका का भी कुछ हिस्सा है। तो अब चलिएगा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए वही मैंने चीज वहां पे लिखी है, यहाँ पे लिख के बताई है कि जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका आप समझ चुके हो, जो न्यायपालिका, जो हमारी विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वो जो कानून बनाती है उसे लागू करने का काम संघ की कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आती है। प्लीज याद रखिएगा, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आती है। और इसमें ये क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ना, अब जैसे राष्ट्रपति शुरू किया तो फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रधानमंत्री जी का थोड़ा बारे में, कि उनकी क्या पोजीशन है हमारे देश में, कि उनको संवैधानिक हिसाब से और वैसे क्या पोजीशन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। और जब प्रधानमंत्री टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये क्लियर होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, जो कि हमने कहाँ से ली है, आपको सबको पता है, ब्रिटेन से ली है। इस संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि संसद है वो सर्वोच्च है, ठीक है, जो कानून बनाने के लिए सर्वोच्च जो बॉडी है, जो निकाय एक तरह का कह सकते हैं, एक तरह का इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वो सबसे ऊपर है हमारी संसद, ठीक है।
और देखिए इसमें इसमें क्या है, ये उत्तरदायी होती है। इसमें क्या होता है, जो विधायिका है ना, विधायिका के लिए कार्यकारी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जो कुछ कार्यकारी हैं वो हमारी विधायिका से ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए और हमारे क्या कहते हैं मंत्री परिषद हो गए, तो भाई वो जो भी कानून लागू करेंगे, ठीक है, और जैसे कि कुछ कानून उन्होंने बनवाना है, लेजिस्लेचर से पास करवाना है, तो इस प्रकार से उनका उत्तरदायित्व बनता है विधायिका के लिए। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर ले, उन्हें विधायिका को हर अपने काम की जवाबदेही देनी होती है संसद में। तो इस प्रकार से इसीलिए हमारे यहाँ पे उत्तरदायी सरकार है। तो अब देखिए संसदीय व्यवस्था में क्या है कि एक तो है यहाँ पे राष्ट्रपति जी और एक है यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी को देखिए क्या होता है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, और जो वास्तविक शक्तियां हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री जी के अंदर में है। बस राष्ट्रपति जी का क्या होता है कि अगर कोई कानून, कोई विधायक लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, तो वो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बिना वो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बिना वो विधायिका जो भी वो उन्होंने विधेयक पास किया है वो कानून नहीं बनेगा। तो उसको राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। और राज्य के प्रमुख भी राष्ट्रपति जी को ही कहा जाएगा। देखिए इसी वाले इससे क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से मैं आपको जो बता रही हूं। और जो सरकार के प्रमुख होंगे वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखिए साइन कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। तो वो हमारे राज्य का मतलब यहाँ पे हमारी देश से है, ना कि यूपी बिहार में बार बार यूपी बिहार हरियाणा यहाँ पे राज्य का मतलब नहीं है। राज्य का मतलब हमारी पूरी कंट्री से है, पूरी भारतवर्ष से है। और जो प्रधानमंत्री जी है वो सरकार के प्रमुख हैं, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए जो भारत के जो प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं, वो राष्ट्रपति जी कहलाते हैं, और उनकी धर्मपत्नी प्रथम महिला कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो औपचारिक शक्ति, जो ऑफिशियल पावर है, जो संविधान ने औपचारिक शक्ति दी है, वो किसको दी है, राष्ट्रपति जी को दी है। बट ये किस प्रकार की पावर है, नाम मात्र के ही कार्यकारी प्रमुख होते हैं। आ गया होगा क्लियर। और फिर भी देखिए कोई डाउट है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये हम देख चुके हैं सभी अभी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने वही सारी चीज लिखी है कि यहाँ पे आप भाग 4 में देख सकते हो, सॉरी भाग 5 में देख सकते हो कि आर्टिकल 52 से लेके 78 तक हम संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। और भाग 6 में, ठीक है, अपने भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात है। और उसमें क्या क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब चलिएगा राष्ट्रपति जी के बारे में और थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, और राष्ट्रपति जी के बारे में जानते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या हमारे, उनसे जो संबंधित जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, वो है एक तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 52 ने ये बात कर दी कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अब अनुच्छेद 53 कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका, जो इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। आप अब समझ गए होंगे कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। अब क्या है, अब हमने ये देख लिया। अब राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आज मैं आपको इतने अच्छे से राष्ट्रपति का निर्वाचन समझा देने वाली हूँ। अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट इससे रिलेटेड ना रहे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 54 बात करता है। तो देखिए ये आर्टिकल आपको थोड़े से याद रखने हैं, इनका एक बेसिक आइडिया आपको रखना है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव का मंडल है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, उसके बारे में हमारा आर्टिकल 54 बात करता है। और कृपया ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो देखिए एक पहले नंबर पे कौन आएगा, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, निर्वाचित सदस्य आएंगे। बार बार मैं बोल रही हूँ, मनोनीत यहाँ पे नहीं आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, सिर्फ आएंगे निर्वाचित सदस्य। और दूसरे नंबर पे है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बार बार ये निर्वाचित ही आएंगे, यहाँ पे मनोनीत नहीं आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। और आप ये देख सकते हो राज्य की विधानसभा के बारे में यहाँ पे बात है, विधान परिषद के बारे में कोई बात नहीं है। और देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप,
क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो गलत कराने वाले क्वेश्चंस वो कैसे होते हैं, उनमें यहाँ पे विधानसभा की जगह विधान परिषद लिखा जा सकता है कि राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो वो तो ऑप्शन गलत है क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल वर्तमान में जो राज्य की जो विधान परिषद है वो सिर्फ 6 राज्यों में, तो भाई 6 राज्यों को स्पेशल पावर क्यों दें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा संविधान ये कहता है कि हर राज्य को बराबर बराबर का सा ही रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो इसीलिए जो राज्य की जो विधान परिषद है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगी, ना ही मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग लेंगे। और ये नंबर 3 पे क्या है, अब इसका आपको बताना है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है और जो उनके वहां के जिनमें विधायिका है वो हमारे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के चुनाव मंडल का हिस्सा है, निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ और मेरे साथ में बोलिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के हिस्सा कौन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभा, बार बार बोल रही हूँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3 पे जिन यूनियन टेरिटरी, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी क्या कहते हैं, हमारी विधायिका है, जिसमें लेजिस्लेचर है, वो वाले केंद्र शासित प्रदेशों से उनके जो एमपीज हैं वो इसमें भाग लेंगे, जो उनके एमएलएज होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। और प्लीज कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और ये देखिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा कौन कौन नहीं। अब आर्टिकल 55 में, जो कि सब पहले भी मैं राज्यसभा के बारे में, ये वाला ही जो चुनाव का तरीका है यही राज्यसभा में प्रयोग होता है, तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दूंगी जिसको जानना है। तो देखिए आर्टिकल 55 कि क्या चुनाव का तरीका हमारे राष्ट्रपति जी का रहने वाला है, ये हमारा अनुच्छेद 55 इस बारे में संविधान का बात करता है। तो देखिए उसका नाम है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए नाम देख के मत घबराइए, मैं आपको अभी ये समझाती हूँ ये है क्या। पहले तो आप ये देख लो कि इसे थॉमस हेयर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दिया था, थॉमस हेयर द्वारा दिया गया था, और इसे हेयर सिद्धांत भी बोला जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जो वोट है, ठीक है, वोटों की गणना का जो हिसाब है कि वोट किस प्रकार से उनकी वैल्यू रखी जाएगी, उनका मूल्य है वोटों का वो किस प्रकार से रखा जाएगा, तो वो तो रखा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के द्वारा, जिसे कहा जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। जो वोटों की मूल्य है वो तो इस वाले तरीके से निकाला जाएगा। और ये वोट कैसे कैसे किसको जाएंगी, वो वाला जो तरीका है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस प्रकार से हम इस वाले जो इलेक्शन का तरीका है इसे 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ लेते हैं। पहले आनुपातिक पद्धति देख लेते हैं, फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसमें 1-2 आपको ये फॉर्मूले हैं, ये हल्के से मैं समझा देती हूँ कि देखिए मत के मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आएंगे। एक तो आएंगे हमारे एमएलए, ठीक है, जो कि राज्य की विधानसभाओं से आएंगे, जो कि चुने हुए होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसमें से कि हमने तो कुछ इन लोगों को चुन दिया, ठीक है, एमएलए को चुन दिया, और ये जाके जब राष्ट्रपति जी को चुनेंगे तो ये हमारा अप्रत्यक्ष रूप से हो गया हमारे लिए, ठीक है, कि हमारे बिहाफ पे, हमारे बेसिस पे, हमारी जगह इनको हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही चुन रहे हैं। आ गया होगा समझ। तो मूल्य के निर्धारण देख लेते हैं। तो अब एक तो एमएलए करेंगे क्योंकि राज्य की विधानसभाओं से आ गए, और एक एमपी वोट करेंगे, और एमपी आते हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए एमपी में डाउट नहीं रखना है। तो जो एमपी होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा के होते हैं, जो कि राज्यों से होते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि चलो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी कितनी विधानसभाओं में हमारी लेजिस्लेचर है, ठीक है, कितने राज्यों में, टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाकर कि भारत में अब कितनी विधानसभा हैं इस टाइम पे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको राज्यों की भी जोड़नी है, और जिन वाली यूनियन टेरिटरी में इस टाइम पे है, केंद्र शासित प्रदेशों में, वो आपको जोड़ के लिख के कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो अब एमएलए की, एक विधायक की एक मत का मूल्य देख लेते हैं, ठीक है, कि एक एमएलए की जो मत है जो राष्ट्रपति के चुनाव में, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, यूपी का निकाल सकते हो, तो यहाँ पे यूपी की कुल जनसंख्या, ठीक है, रखी जाएगी ऊपर, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और जो यूपी की जो विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित इलेक्टेड होके जाएंगे वो कुल सदस्य, और उसको गुणा कर दिया जाएगा 1/2
1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, या गुणा कर दो 1/1000, ठीक है, आ गया होगा समझ। और ये हर राज्य के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि भाई हर राज्य में तो जनसंख्या अलग अलग है और हर राज्य में विधानसभा में भी निर्वाचित सदस्य अलग अलग हैं, तो ये वाली जो संख्या है ये हर राज्य के हिसाब से बदलती रहती है। अब एमपी का मूल्य देख लेते हैं कि एमपी के मत का मूल्य होता है, ये सभी राज्यों के लिए बराबर रहता है। क्यों बराबर रहेगा, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या है कि जो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, ठीक है, जो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसमें क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या और सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य। अब ये विधायकों के मत का मूल्य कहां से निकलेगा, तो जैसे देखिए यहां से मैंने यूपी का निकाल दिया, बिहार का निकाल दिया, जितने भी सारे राज्य हैं और जो भी यूनियन टेरिटरी जो भी इसमें भाग लेने वाली हैं उन सबको इकट्ठा करके जितना भी जोड़ के उनकी मत का मूल्य आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा और उसको भाग दे दिया जाएगा कि संसद के कितने निर्वाचित सदस्य हैं। संसद का मतलब यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों से है, ठीक है। और ये वाला मूल्य जो होगा वो एमपी के मत का मूल्य हर एमपी के लिए बराबर होगा, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, कहीं का भी, सिक्किम का हो, ठीक है, उनके लिए ये बराबर होंगे। आ गया होगा समझ। अब हमने एमपी की वोट निकाल ली, एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल ली, तो अब हम कैसे बोलें कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो जीत गए चुनाव, ठीक है। कौन राष्ट्रपति हमारे चुनाव बन गए, तो वो होते हैं, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा। ये कौन कैसे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा कि कुल वैध मत कितने पड़े, ठीक है, कुल वैध मत कितने पड़े उसको 2 से भाग दे दो, एक सेकेंड, उसको 2 से भाग दे दो और उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुल वैध मत कितने पड़े, ठीक है। देखिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 100 टोटल वैध मत पड़ चुके हैं और उसको 2 से भाग दे दो और उसमें 1 जोड़ दो, तो मतलब कि जो 51 वोट ले आएगा वो ही हमारा राष्ट्रपति का विनर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला चुनाव और जो हमारी लोकसभा और हम जो अपनी विधानसभाओं के लिए जो सदस्य चुनते हैं उसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे तो भाई आपको मेजॉरिटी मतलब कि आपको 50% से ज्यादा नंबर लाने हैं यहाँ पे आपको बनने के लिए राष्ट्रपति, और वहां पे क्या है लोकसभा में और हमारी जो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा ले आए, मतलब कि जितने भी लोग वहां पे खड़े हैं जो सबसे ज्यादा ले आए, इसीलिए वो वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम अलग है। अब देखिए जब हमारे संविधान बन रहा था तो लोगों में बहस चल रही थी कि यही वाला सिस्टम हम अपने जो क्या कहते हैं राज्य की विधानसभा और लोकसभा के लिए भी यही वाला सिस्टम, ये वाला तरीका चुनाव का रख देते हैं, बट ये रखा नहीं गया क्योंकि देखिए एक तो इसमें थोड़ा पढ़े लिखे होने चाहिए, थोड़ा मतलब पता रहना चाहिए कि अभी आपको आगे आके पता चलेगा कि कैसे पढ़े लिखे की इसमें पता चलना चाहिए। और इसमें क्या है कि देखिए खर्चीला बहुत होगा ये, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसके लिए भाई क्या कहते हैं, अब इतनी पढ़ी लिखी जब हमारा देश आजाद हुआ इतनी तो वहां पे पढ़ी लिखी जनसंख्या हमारी थी नहीं, तब बहुत कम साक्षरता थी और ऊपर से दूसरे नंबर पे इतना पैसा कहाँ से लाया जाए। पढ़ी लिखी छोड़ो, पढ़े लिखों में भी कंफ्यूजन हो जाए कि करना क्या है इसमें। तो अब हमने अब ये देख लिया, ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे वैल्यू डिसाइड हो रही है, मत का डिसाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। तो देखिए इसका मतलब है कि मतदाता एक ही वोट देगा, मतलब जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं या आप किसी को भी समझिए कि आप एक एमपी हो और आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हो और आप राष्ट्रपति को चुन रहे हो, तो क्या है कि आप एक ही वोट दोगे, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार आपको वोट देनी है। तो देखिए यहाँ पे है, जैसे आप वोट दे रहे हो तो 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं ए बी सी डी, तो आपने प्राथमिकता दी कि आप पहले नंबर पे तो इस बी को पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे ए को पसंद करते हैं और तीसरे नंबर पे सी को पसंद करते हैं, चौथे नंबर पे डी को पसंद करते हैं। इसी प्रकार से और जितने भी एमपीज और एमएलए होंगे वो सारे अपनी राष्ट्रपति जितने भी ये चारों सदस्य हुए हैं वो अपने हिसाब से इनको प्राथमिकता देंगे। आ गया होगा समझ। तो देखिए इस प्रकार से जिसको भी सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता मिल जाएगी, तो मानिए कि अगर पहली बार में किसी को 50% से ज्यादा प्राथमिकता मिल गई, ठीक है, तो वो हमारे राष्ट्रपति के विजयी घोषित हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। पर अगर ऐसा केस नहीं होता है कि जिनको एक ही बार में जो हमारा मेजॉरिटी है, जिनको एक ही बार में सारे 50% से ज्यादा वोट मिल जाए, तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है कि ए को तो 45% पहले लोगों ने प्राथमिकता दी और सी को 30% लोगों ने, डी को 25% लोगों ने और बी को 10% लोगों ने। ये 100% हो गया होगा ना मिला के, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से दी, तो अब इस प्रकार तो यहाँ पे कोई भी 50% से ज्यादा बहुमत नहीं ला पा रहा है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि ये जो बी है इसको सबसे कम वोट मिले हैं,
ठीक है, तो इसका कर दिया जाएगा बाहर निष्कासन। और जो इसने बी ने जो अपनी, देखिए ये क्या है, ये बी के 10% लोग वो हैं जिन्होंने पहली प्राथमिकता अपनी बी को दी है। तो ये वाली जो इसकी पहली प्राथमिकता है जिन लोगों ने बी को दी है वो तो हट जाएगी, और बी वाला कैंडिडेट है, ये प्रत्याशी है, ये हट के, और जिन लोगों ने जो बी वाले बैलेट पेपर में पहली प्राथमिकता पे जिन लोगों ने दूसरी प्राथमिकता दे रखी थी वो सारी वोट उस हिसाब से इसकी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो समझ जाइएगा कि इन्होंने किसी ने दूसरी प्राथमिकता ए को दे रखी होगी, किसी ने सी को दे रखी होगी और किसी ने बी को दे रखी होगी। अगर अब दूसरे चांस में होता है, अब ये वाली वोट ऐसे ट्रांसफर होने के बाद में, जाने के बाद में अब दोबारा कैलकुलेट होती है, तो मानो कि ए को मिल गई 50% से ज्यादा वोट, 52% वोट मिल जाती हैं, तो ए विजयी घोषित हो जाएगा। अगर इस वाले केस में ए को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलती हैं ऐसे ट्रांसफर होने के बाद भी, तो ये बार बार होता रहेगा। डी की वोट्स फिर जो सबसे कम जिसकी वोट रहेंगी उसकी ऐसे ट्रांसफर होती रहेंगी। इस प्रकार से इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब देखिए इससे ज्यादा इसके डिटेल में जाने की, चुनाव की जो प्रक्रिया है, आपको किसी भी एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम की दृष्टि से इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पर्सनल इंटरेस्ट है, आप जानना और चाहते हो, तो भाई वो आपकी मर्जी है, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। आ गया होगा समझ, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पद की योग्यता क्या क्या है, कि अब भाई वो अपने पद पे किस प्रकार से उनकी क्या योग्यता है। तो देखिए आर्टिकल 58 में ये योग्यता, हमारे संविधान अनुच्छेद 58 में ये योग्यता दी गई है। तो योग्यता क्या है, पहला तो वो ये कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये तो, और ये है उम्र 35 वर्ष। ये भी आपको कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, ठीक है, तीन आपको लिखने हैं। तो लोकसभा 25, 30, 35, 25, 30, 35, इस प्रकार से आप कभी ये उम्र गलत नहीं करनी है आपको एग्जाम में। और आपको मैं बता दूं, जो राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए ना जो सदस्य खड़ा होगा वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित रखने की हेतु योग्यता रखता हो। कृपया करके देखिए, मैंने हाईलाइट किया है, सर्कल किया है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। एग्जाम में अगर आपसे यहाँ पे राज्यसभा लिखा जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए यही हल्का फेर बदल कर दिया जाता है और आप आंसर गलत कर देते हो, और उसी प्रकार से इन्हीं 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है। जो अच्छे सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इन्हीं ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक होती हैं, इन्हीं की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो कृपया करके जहां पे भी देखिए ऐसे शब्द आते हैं ना, तो अगर आप नोट्स बनाते हो जो कि कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, तो उनको आप कोशिश करिएगा कि अलग पेन रखिएगा या स्केच पेन रखिएगा या हाइलाइटर, आप जो भी रखते हो, और उस पर या तो ऐसे सर्कल बना लीजिएगा, गोला कर लीजिएगा, आप कुछ भी बना लीजिएगा कि ये पॉइंट याद रखना है, ये गलती नहीं करनी है। तो भाई आप कतई गलती नहीं करोगे लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसमें क्या है कि वो पागल दिवालिया ना हो, उसे सजा ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और ये इसमें क्या है कि अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हो तो आपको 50 तो प्रस्तावक चाहिए, जिनको इंग्लिश में बोला जाएगा प्रपोजर्स, और 50 चाहिए आपको अनुमोदक, जिनको कहा जाएगा सेकेंडर्स, जो कि ये होने चाहिए निर्वाचन मंडल से। इसे प्रस्तावक क्या है कि अगर आपने, जैसे आपका नाम, मतलब आप अपने आप को ले सकते हो कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो, तो आपके नाम को कम से कम 50 लोग प्रपोज करने वाले होने चाहिए, आपके नाम को 50 लोग प्रस्ताव देने वाले होने चाहिए, कि आपको 50 लोग बोल रहे हैं कि आप खड़े हो, ठीक है, आपका नाम देने वाले। और ये अनुमोदक क्या है, सेकेंडर्स क्या है, कि जिन लोगों ने नाम दिया उनको सपोर्ट करने वाले और 50 लोग होने चाहिए। और ये किससे होने चाहिए, निर्वाचन मंडल से, निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए। ये निर्वाचक मंडल हम अभी देख चुके हैं कि ये क्या है। और देखिए जमानत की राशि क्या है, ये 15,000 रुपए है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और इसमें क्या है कि अगर वो वोट का 1/6 हिस्सा नहीं लाते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं कि कार्यकाल क्या है। ये कार्यकाल है हमारा 5 वर्ष के लिए। जो हमारे राष्ट्रपति जी जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं हमारे 5 वर्षों के लिए। और जो शपथ है, ठीक है, वो शपथ किसको देते हैं, कार्यकाल देख लिया 5 वर्ष। और देखिए वो जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले पूर्व शपथ लेते हैं, और वो शपथ में कहते हैं कि आप सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। वो बोलते हैं कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये जो शब्द हैं ये संविधान में लिखे गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही। और भारत की जनसंख्या की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इसको मैं आपको हल्का सा अपनी भाषा में बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि जो उनको राष्ट्रपति का पद मिला है
उसका वो तो एक तो उसका कार्यपालन करेंगे जो उस पर उनको काम मिलेंगे, दूसरा कहते हैं कि जो हमारी संविधान है ना उसका वो ध्यान रखेंगे, उसका वो सम्मान करेंगे, समझ जाइएगा एक। और भारत की जो जनता है उसके सेवा और उसका जन कल्याण में मैं निहत रहूंगा, अपना ध्यान लगाता रहूंगा, ये उनकी शपथ होती है। वो अपनी शपथ देते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है उच्चतम न्यायालय। देखिए उच्चतम न्यायालय क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे भारत की एक है, और उच्च न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट, जो कि हर राज्यों में राज्यों के हिसाब से होती है। ठीक है, डाउट नहीं रखना है। और इसे कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखिए यहीं से सीधा क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रपति जी किसके सामने अपनी शपथ लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उनकी शपथ लेने के लिए नहीं आ पाए हैं तो कौन उनकी शपथ लेगा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज हैं, वो शपथ में आ जाएंगे अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं आ पाते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन सीधा यहाँ पे बनेगा, राष्ट्रपति जी त्याग पत्र किसको देते हैं, अगर राष्ट्रपति जी को ऑफिस छोड़ना है, अपना पद छोड़ना है तो वो त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। गलती कतई नहीं करनी है। देखिए अब ये आप ऐसे आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि शपथ इसके सामने लेते हैं, त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक पेज बनाइए, ठीक है, एक पेज पे लिखिएगा राष्ट्रपति शपथ इसके सामने लेते हैं, त्याग पत्र इसको देते हैं। और ऐसे ही आप प्रधानमंत्री का देखो, गवर्नर का, ये सब आप देख सकते हो कि शपथ इसके सामने, त्याग पत्र इसको, तो आपको बार बार ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, इस प्रकार आप चीजें एक जगह लिख लोगे तो ठीक है। और अगर इनके निर्वाचन संबंधी विवाद, मतलब कि जब हमारे राष्ट्रपति जी हैं और उनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो विवाद का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब आपके ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं कि हाई कोर्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको सही आंसर पकड़ना है, सही आंसर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या है कि जब अगर मानिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया कि वो सही ढंग से चुन के नहीं आए हैं, तो उसके द्वारा जो उनके द्वारा काम किए गए हैं वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी काम किसके कहने पे करते हैं, वो जो हमारी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री जी, इनकी सलाह पे ही तो राष्ट्रपति जी काम करते हैं, इसलिए उनके जो काम किए गए हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। आ गया होगा समझ इसमें क्या है। अब चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए अभी वेतन देख लेते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रपति जी का वेतन है अभी वो 2018 में बढ़ाया गया है, वो है 5 लाख रुपए पर महीने। उससे पहले हुआ करता था करीब 1.5 लाख रुपए हुआ करता था उससे पहले, पर 2018 में बढ़ा के 5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। और उन्हें और भी क्या सुविधाएं मिलती है, राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए, और भी कुछ बहुत सारे खर्चे मिलते हैं राष्ट्रपति जी को। अब देखिए जो सबसे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति जी के महाभियोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि बात करता है आर्टिकल 61 में। प्लीज याद रखिएगा, जो बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में। आप कैसे याद रख सकते हो, अगर आपको महाभियोग का इंग्लिश शब्द याद है जिनको इम्पीचमेंट, तो ये 61 है, 61 से ये 1 से आई बना लीजिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसका क्या कारण है, किस प्रकार राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, तो वो है संविधान का उल्लंघन करने पर। अगर राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कर देते हैं, तो उन पे महाभियोग चलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान का उल्लंघन है, ये वाला शब्द हमारे संविधान में कहीं पे भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, इसको संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अब कैसे इनका महाभियोग होगा शुरू। तो देखिए इसमें इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको या तो लोकसभा में लाया जा सकता है, इनके अगर किसी ने आरोप लगाए हैं, और इसको राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। और इन आरोपों को, मतलब अगर जैसे लोकसभा में ये ला दिया गया, ठीक है, और लोकसभा में इन पे आरोप ला दिए गए, तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए जिस सदन में ये आरोप लाए गए हैं, ठीक है। तो आप जैसे राज्यसभा में लाए गए हैं, तो राज्यसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है उसमें से 1/4 सदस्यों के इस वाले आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो डिस्कशन के लिए, वाद विवाद के लिए, वोट के लिए सदन में लाया जाएगा। अगर 1/4 से कम हस्ताक्षर करते हैं तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। और इसमें क्या है, अगर ये आरोप आ जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई आप पे ये आरोप आ रहे हैं, आप पे महाभियोग चल सकता है, तो उनको 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है। और मैं आपको देखिए अब यहाँ पे एक चीज अलग याद रखनी है
कि इसमें देखिए कौन कौन भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। वो किसके लेते हैं? वो सदन के लेते हैं। यहाँ पे अब विधानसभा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अब राष्ट्रपति को जब हटाना होगा, महाभियोग चलाना होगा, तो यहाँ पे लेना देना रह जाता है सिर्फ संसद का। ठीक है, ये आपको निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के और उनको हटाने में ये दोनों अंतर आपको रखने हैं। और इसमें संसद के सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेंगे। तो आपको भाई ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि वहां पे तो मनोनीत भाग नहीं लेते जब राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, बट राष्ट्रपति को हटाने के लिए मनोनीत जो लोग हैं वो भाग लेंगे। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है, पूरी ये इन्होंने भाग ले लिया। ठीक है, तो अगर ये किसी सदन से ये पास होना है, महाभियोग का जो उनका प्रस्ताव आया है, तो पूरी सदन की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ही पास करा जाना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा में उनके जो सदस्य संख्या उसका 2/3 से पास होगा और लोकसभा में 2/3 से पास होगा, तब ये पास होगा। और मैं आपको बता दूं, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस वाले महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, याद रखना है कि अब तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच्ड नहीं हुआ है इंडिया में। ठीक है, अब चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो पद की रिक्तता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होता है हमारे यहाँ पे, तो देखिए राष्ट्रपति को पद को खाली करने के देखिए 5 तरीके दिए गए हैं कि या तो उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो। अगर राष्ट्रपति जी ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हों तो वो, क्योंकि वो 5 वर्षीय उनका कार्यकाल है, तो उनका पद समाप्त खाली हो जाएगा। अगर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, राष्ट्रपति जी त्याग पत्र किसको देते हैं बताइएगा, अभी बताया मैंने, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देते हैं। या उनको महाभियोग की प्रक्रिया से उनके पद से हटा दिया गया हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, या उनकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, या पद ग्रहण करने के लिए उनके पास में जरूरी क्वालिफिकेशन है, उनके पास में जरूरी योग्यता है, वो ना हो। अब मैं आपको बता दूं कि अब तक ना 2 हमारे राष्ट्रपति ऐसे हैं जो अपने पद पर रहते हुए, मतलब कि जो वो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका नाम है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। आ सकता है एग्जाम में कि कौन से 2 राष्ट्रपति वो अपने पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का काम कब करते हैं। ठीक है, अब ये भी तो मन में डाउट आ रहा होगा कि राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति का काम कब करते हैं। तो देखिए, जब अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और किसी वजह से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि हमारे नए राष्ट्रपति जी के चुनाव ना हो पा रहे हो, तो उस वाली जो बीच में, उस वाले जो दौरान में जो राष्ट्रपति जी का काम राष्ट्रपति ही करेंगे, जो राष्ट्रपति पद पे उस टाइम पे हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति को कोई काम करने की जो जरूरत है, जो उनको परमिशन है, नहीं मिलती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो है और चुनाव होने में देरी हो रही है किसी वजह से। तो इस प्रकार यहाँ पे तो राष्ट्रपति जी ही काम करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस वाली स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलेगा कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करें। ठीक है, और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करें, इस वाले कंडीशन में नहीं मिलता है। और अगर यदि उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, उनको उनका त्याग पत्र हो जाए या उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनका निष्कासन हो जाए, तो इस वाली कंडीशन में, जब इन वाली सिचुएशन में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो उसमें क्या है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। ठीक है, नया निर्वाचित चुनाव कराना होगा, और जो नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में वो 5 वर्ष तक और रहेंगे। आप एग्जाम सोच सकते हो कि जैसे कोई राष्ट्रपति की 3 साल पद पे रह के मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जो नया राष्ट्रपति होगा उसका 6 महीने के अंदर तो चुनाव हो जाना चाहिए, और उस 6 महीने के बाद में जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे, ये नहीं कि वो बचे हुए 2 साल के लिए बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। और इन वाले दौरान में जब इनकी वजह से जो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो इस वाली कंडीशन में जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनको मिलता है मौका राष्ट्रपति बनने का। ठीक है, आ गया होगा समझ कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जो जरूरत है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब कब काम कर सकते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन और किसी अन्य कारणों की वजह से खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब जब तक कि नए राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या है कि यदि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अगर वो अनुपस्थित हैं किसी वजह से, वो बीमार हैं, ठीक है, या कोई अन्य कोई कारण है, उनका कोई पर्सनल कारण है, व्यक्तिगत कारण है जिससे कि वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाने में असमर्थ हैं, तो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
यदि किसी में तो डाउट आ रहा होगा कि भाई राष्ट्रपति भी हो गए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और अब हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस वाले केस में कौन हमारा कार्यवाहक करेगा, उस वाले केस में कौन हमारा राष्ट्रपति बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, उस वाले केस में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, उस वाले केस में जो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश भी पद पे नहीं है तो फिर कौन करेगा? जो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज हैं उनको मिल जाएगा काम। ठीक है, तो आ गया होगा समझ। और आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अब तक हमारे जो संसद है, ठीक है, जो हमारे उदाहरण के तौर पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैंने आपको अभी बताया कि 2 राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। उनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था। और देखिए जब क्या कहते हैं, जब अभी मैंने आपको सिचुएशन ये स्थिति आपको मैंने बताई कि राष्ट्रपति इस वाले केस में उपराष्ट्रपति उनकी जो भूमिका है वो निभाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं निभा पाए तो फिर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो निभाते हैं। तो ये देखिए ये कब निभाई गई है कि जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनका निधन हुआ था मई 1969 में। तो जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे वीवी गिरी, उन्होंने कार्यवाहक वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, बतौर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पर क्या हुआ कि फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन होने थे, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होते हैं। तो जो वीवी गिरी थे उन्होंने चाहा कि वो राष्ट्रपति में इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव से राष्ट्रपति बन के आएंगे 5 साल के लिए। तो उन्होंने अपने जो पद था उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम पे एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, जो कि जुलाई 1969 से 24 अगस्त के करीब 1969 तक काम किया था। तो याद रख सकते हो कि ऐसे कौन से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो आपका आंसर होगा एम हिदायतुल्ला। और वो क्यों किया था? क्योंकि वीवी गिरी थे उस टाइम पे उपराष्ट्रपति और वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का काम कर रहे थे, बट उनको जो राष्ट्रपति हैं उसके इलेक्शन में खड़ा होना था। इस वजह से जो हमारे हिदायतुल्ला हैं, मुख्य न्यायाधीश थे जो उस टाइम पे, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। हो गया होगा ये वाला आपका डाउट क्लियर यहाँ तक। और अब देखिए मैंने कोशिश करी कि राष्ट्रपति का आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊं। तो अभी राष्ट्रपति पे एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे। और उसी लेक्चर में अगर टाइम बचता है तो हम उपराष्ट्रपति भी वहीं पे निपटा लेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति फिर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये वाला हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और देखिए पसंद आता है, ठीक है, आप मेरे से चाहते हो कि ऐसे ही मैं लेक्चर और अच्छे बनाऊं, मैं कोशिश करती हूँ हर लेक्चर आपके लिए अच्छा बनाऊं। तो आप प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बट मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं सही काम कर रही हूँ और पसंद आता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा पसंद आता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई सुझाव है आपका, या आपको कुछ पूछना है, या आपका कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देखिए कुछ लोग लाइव चैट में भी पूछ लेते हैं, बट मैं कहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करिएगा। लाइव चैट में भी पूछिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके जो कमेंट है उसके देखे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मैं वो देख के नेक्स्ट वीडियो में ताकि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो और आपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखें।